देश के अंदर 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं अब तक, और जो नतीजे या जो जानकारियां हैं वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी इत्मीनान बख्श नहीं है, परेशान करने वाली हैं, और भारतीय जनता पार्टी परेशान है इस वक्त। अब कॉमेडी सीजन शुरू हो चुका है। अगर आप वो शर्मा जी का जो कार्यक्रम आता है कॉमेडी सर्कस नहीं देखा है तो इन दिनों नेताओं के बयान सुने आप और मुस्कुराएं, हंसें कि हम इस तरह के नेताओं के हुकूमत में जी रहे हैं। हार नाकामी का डर कैसा होता है ये कोई इन दिनों साहिब के जो भाषण हैं उनको सुन करके समझ सकता है आसानी के साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ख़त्म होने से पहले ही साहिब किसी मंच से रोना शुरू कर दें। रोने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी माँ को याद करके रो सकते हैं। माँ पड़ोस के जो घर थे उनमें काम करने जाती थी, उसे याद करके रो सकते हैं। माँ पड़ोसियों के यहाँ झाड़ू बर्तन पोंछा करने जाती थी, बता करके रो सकते हैं। या फिर वो ये कह करके रो सकते हैं कि मेरी कुर्सी जाने वाली है और मुझे बचा लो। अगर मैं हार गया और इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो ये लोग मुझे जेल में भेज देंगे। साहब कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हद यह है कि वो सड़क पर चलते हुए किसी को भी ईंट पत्थर ही फेंक करके मार सकते हैं। इस वक्त कुर्सी का जो मोह है वो कभी जाता नहीं है। यह सत्ता है ही ऐसी कि उसकी चाह बड़ी बुरी होती है। इसके लिए नेता अभिनेता बन जाते हैं और अभिनेता नेता बन जाते हैं। साहब बहुत ही मजे हुए एक कलाकार हैं, अभिनेता हैं, तो अपनी कलाकारी इन दिनों प्रदर्शित कर रहे हैं। एक वीडियो आपको सुनाते हैं, पहले आवाज़ आप सुन लें इसको। जरा इस साझा ने कोशिश करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर साल में कुछ काल। ये आपने सुना अभी प्रधानमंत्री मोदी अपने एक चुनावी सभा में अडानी और अंबानी को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने चुनाव की घोषणा, चुनाव जब से शुरू हुए हैं, चुनाव का जब से ऐलान हुआ है, अडानी और अंबानी का नाम लेना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। राहुल गांधी मुस्तकिल अपनी हर चुनावी सभा में अडानी और अंबानी का नाम लेकर के उन पर हमले बोल रहे हैं। मोदी ने यह जनता के सामने, देश के सामने झूठ बोला है। दूसरी बात ये, मोदी ने आज स्वीकार किया कि अडानी और अंबानी बोरे भर करके टेम्पो में पैसा बेचते हैं। आज का जो उनका ये बयान है उसका यही मतलब है कि अडानी और अंबानी बोरों में भर करके पैसा बेचते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को अडानी और अंबानी से 10 सालों में भारी रकम हासिल होती रही है। अब ये IT, ED, इनकम टैक्स, इनको चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को नोटिस दें, उनको पूछताछ के लिए बुलाएं, अडानी और अंबानी को नोटिस दें, उनके छापेमारी करें और पता करें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उसकी क्या सच्चाई है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है कि दाल में काला है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से अडानी और अंबानी का नाम नहीं लिया जा रहा है,
क्या इनको बोरों में भरकर पैसा दिया गया है? ये बात वही कह सकता है जिसको इस बात का तजुर्बा हो, जानकारी हो कि किस तरह से पैसा लिया जाता है। जैसे हमें बहुत सारी बातों की जानकारी होती है, अब पॉलिटिशियंस को, देश के प्रधानमंत्री को तो हर बात की जानकारी होती है। उनके पास उनके नीचे जो पूरा तंत्र होता है वो हर बात की खबर देता है, नेशनल, इंटरनेशनल, हर बात की उनको जानकारी तत्काल दी जाती है। तो मोदी का ये आज का बयान इस बात का एक्सेप्टेंस है कि वो अडानी और अंबानी से मदद हासिल करते रहें। वहीं एक बयान और सुनाते हैं मोदी का। यहाँ आप सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस ला करके चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। आपने सुना, प्रधानमंत्री मोदी अपनी जनसभा में कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अयोध्या में बने राम मंदिर पर ताला लगा सकती है, इसलिए मोदी को 400 सीटें चाहिए। ये बिल्कुल एक मेंटल डिस्टर्बेंस की जो कैफियत होती है, ये वो हैं तमाम बातें। एक शख्स जब अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है, मेरी अपनी निजी राय है, प्रधानमंत्री को कुछ दिन रेस्ट लेना चाहिए, उनको किसी अच्छे साइकेट्रिक को दिखाना चाहिए। वो इस वक्त प्रॉब्लम में है, परेशान है, मेंटली परेशान है। क्या कहते हैं वो उनको पता नहीं है। 2014 के बाद से अब तक जो भी उन्होंने बातें की हैं, एक तो वो झूठ का सहारा लेते हैं, मुस्तकिल झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, सच बोलने की उनके पास हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जनता को उलझा करके रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि तमाम लोग जो 140, 45, 150 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान के, वो सब बेवकूफ़ है और मैं एक अकेला जो हूँ वो काबिल इंसान हूँ। और उनकी पार्टी में कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो उनको देवतुल्य और कोशिश करते हैं ये बताने की कि ये भगवानों के प्रतिनिधि हैं, यानी ये खुद एक अपने आप में भगवान है। तो मोदी को चाहिए कि वो रेस्ट लें, और अब ये उनके अवकाश लेने का वक्त आ चुका है। चुनाव के बाद तो उनको अवकाश मिल ही जाएगा, बशर्ते इलेक्शन कमीशन कोई अड़ंगा ना लगाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत दुखदाई और बहुत अफसोसनाक है। और गिनती के दिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है वो तमाम हिंदुस्तान की नज़रें उसके ऊपर होंगी। 3 चरण के चुनाव के बाद जो जानकारियां हासिल हो रही हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद परेशान हैं और पूरी तरह से अब वो उतर आए हैं सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के ऊपर। क्योंकि अब बीजेपी का जो चुनाव है, 8 सीटें उसमें मध्य प्रदेश की बाकी हैं। देखिए, राजस्थान में चुनाव हो चुका, गुजरात में चुनाव हो चुका, उत्तराखंड में चुनाव हो चुका है, यूपी की 28 सीटों पर चुनाव हो चुका है, बिहार में भी 14 सीटों पर, 13 सीटों पर वहाँ चुनाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब जो बाकी बचती हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, मध्य प्रदेश की 8 सीटें, महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए कुछ बचा नहीं है। वहाँ पर 48 सीटों में से अगर 6 से 8 सीटें भी अगर बीजेपी हासिल कर लेती है तो बड़ा अचीवमेंट होगा।
शिंदे और अजीत पवार की पार्टी को वहाँ शून्य मिलने वाला है, बड़ा सा शून्य। बिहार में बीजेपी के लिए कुछ वहाँ भी नहीं है, बंगाल में भी नहीं है। साउथ इंडिया में कर्नाटक के अंदर प्रज्वल रवन्ना ने जो कांड कर दिया है, जो उसकी जानकारियाँ जैसी मीडिया में आई हैं, जिसको बीजेपी और मोदी साहब एक बता रहे थे, जेडीएस से जब उनका समझौता हुआ था, एक कौन सा स्ट्रोक होता है वो स्ट्रोक है, वो सब हवा वहाँ निकल चुकी है। तेलंगाना में कुछ खास है नहीं उनके लिए। तो बीजेपी का चुनाव कल तीसरे फेज के इलेक्शन के बाद ख़त्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, जो बाकी फेजों में होंगे 4, 5, 6, 7 में, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, उसको बड़ी एज मिली हुई है। अब बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं, एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। शाहजहाँपुर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच आ गया है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार के अजय मिश्रा ट्रेनी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। अमित शाह कहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लग जाएगा। अब यह चुनाव आयोग जो है, जो अफीम खाई हुई है उसने, या कोई ड्रग्स ली हुई है और तरह की, जो नशे में उसको होश नहीं है, पूरी तरह से धर्म आधारित बयान दिए जा रहे हैं। कोई किसी को नोटिस नहीं दिए जा रहे, किसी को नहीं पूछा जा रहा आप ये क्या बोल रहे हैं अनर्गल। 370 कांग्रेस खत्म कर देगी, राम मंदिर में ताला लगवा देगी अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आता है तो। राम मंदिर के लिए फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस मुल्क में कोई सरकार, कोई आम आदमी, कोई पार्टी है जो जा सकती है? क्या इस तरह की नौबत आ सकती है यहाँ पर कभी? नामुमकिन। किसी के कितने भी मत हों, कोई भी विचार हो, वो सरेंडर कर देता है अदालत के फैसले के सामने। फैसला उसको एक्सेप्ट नहीं है, वो फैसले से अपनी रजामंदी या नाराज़गी जाहिर कर सकता है कि यह फ़ैसला हमारे मुताबिक नहीं है, कह सकता है, लेकिन अगेंस्ट जजमेंट नहीं जा सकता कोई भी। अदालत ने जो कह दिया वो फाइनल है। अब ये इस तरह की बातें करके लखीमपुर खीरी में मौजूदा सांसद और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के लिए प्रचार करने पहुंचे अमित शाह। तकरीबन आधा घंटे चले भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल वर्मा के एक बयान को रेखांकित करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बेकार है, इसलिए याद रखना जरा भी गलती की तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। ये गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी कोर्ट में केस के बहाने धोखा देती रही। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया तो केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्री राम कर दिया। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ट्रस्ट वालों ने अखिलेश, डिम्पल, राहुल, प्रियंका, सोनिया, खरगे सबको निमंत्रण दिया, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं आए क्योंकि वो अपने वोट बैंक से डरते हैं। फिर अमित शाह ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, उनका वोट बैंक कौन है? जानते हो ना? आप नहीं हो, इस मुगालते में मत रहना। हिंदू समाज के लोगों को बोल रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन का वोट नहीं हो,
इस मुगालते मत रहना। उनका वोट बैंक कौन है ये आप जानते हो, यानी मुसलमान जो हैं। अब मुसलमानों से आपको इतनी परेशानी है तो अब 10 सालों में मुसलमानों का जो वोट का अधिकार है ख़त्म करना चाहिए था आपको। अब पूर्ण बहुमत में थे, मुसलमानों को भारत में 2म दर्जे का आप नागरिक बनाते। मुसलमानों के लिए पाबंदी लगानी चाहिए थी कि हम इनको किसी भी तरह की नौकरियां नहीं देंगे, इनको 7वीं 6ठी 5वीं क्लास से ज़्यादा पढ़ने नहीं देंगे। आप करना चाहिए था आपको। योगी महाराज क्या कहते हैं वो आप सुने। शाहजहाँपुर में थे योगी। योगी ने कहा कि हमारा इतिहास गवाह है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर राम विरोधी है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ। राम भक्त हनुमान भी देवत्व की स्थिति में पहुंचकर लोग पूज्य हो गए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने पैरवी करने वाले और माफिया अपराधियों को अपना खेवनहार बनाने वाले लोग, जिन्होंने बेटी व्यापार की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस किया, आज वो माफियाओं के मरने पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की तरफ ये इशारा है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं पूरी तरह से एक समुदाय को टारगेट करके और लोगों को के सामने झूठ बोल करके। भारतीय जनता पार्टी में इस बार कोई प्रचारक नहीं है, चुनाव में जाकर के भाषण देने वाले लोग नहीं हैं। 3 लोग हैं, स्वयं प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तीसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और चौथे गेस्ट अपीयरेंस में राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर भारत सरकार। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी कोई बात सुनने को कोई नहीं सुनता है उनको। यहाँ तक कि अब मोदी की भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। जिन लोगों को लाया जाता है सभाओं में, उनको खाना पानी एक बिल्कुल दावत की तरह न्योता दे करके गाड़ियों में बिठा करके सभा स्थल तक लाया जाता है। अपने आप भीड़ नहीं पहुँच रही है मोदी की सभाओं में और कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं। बहुत ही बोरिंग बातें हैं। मोदी की बातों को लोग बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, मोदी की बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। उनकी बातों में किसी तरह का न 2 करोड़ नौकरियों की बात है, न स्मार्ट सिटी की बात है। विकास ने जो उनका विकास लाए थे गुजरात से, वो तो उसने सल्फाज की गोली खा के आत्महत्या कर ली। उसका अता पता नहीं है कहाँ चला गया 10 साल के अंदर। व्यापारियों को पेंशन देना था, आदर्श ग्राम बनाने थे, स्मार्ट सिटी 200 नए बसाने थे, कहाँ सब गायब है। 10 साल के अंदर कोई बात ही नहीं होती। एक बात और याद आई, सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अगर उन्होंने बड़े खुलासे चुनाव से पहले 7-8 महीने पहले नहीं किए होते, थैंक्स टू सत्यपाल मलिक टू सेव द डेमोक्रेसी। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, राम मंदिर के ऊपर आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, अपने किसी नेता की हत्या करवा सकते हैं चुनावों से पहले, चुनाव जीतने के लिए। अब ये महसूस होता है, जो बयान इस वक्त आ रहे हैं कि ये ताला लगवा देंगे राम मंदिर के अंदर, बाबरी नाम का ताला लगवा देंगे, 370 को दोबारा से चिपका देंगे। तो अब सत्यपाल मलिक की बात समझ में आती है। अगर उन्होंने ये खुलासे न किए होते तो पुलवामा जैसा कोई बड़ा कांड ये हो सकता था। लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि है नहीं कुछ भी 10 साल के अंदर, कुछ होता तो जाते जा कर के बताते कि देखें 10 साल में हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। ना इंटरनेशनल लेवल पर है ना नेशनल लेवल पर है। इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा ने क्या हाल किया हुआ है। आज भी कनाडा के तरफ से वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्टर का बयान है कि हिंदुस्तान के एजेंट्स ने कनाडा के अंदर कनाडा के नागरिक निज्जर और दूसरों की हत्या करवाई है। 2 दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान था। अमेरिका में क्या
फजीहत हो रही है। पन्नू की हत्या की जो कोशिश की गई है उसमें भारतीय नागरिकों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया अमेरिका के अंदर। सीधे सीधे आरोप भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमारी खुफिया जानकारियाँ भारत की एजेंसियाँ यहाँ से ले रही हैं। हर जगह पर बेइज्जती करा रहे हैं आप लोग, घर में घुस के मारेंगे। तो अखलाक को आपने मार दिया। अब आप कनाडा के अंदर भी कोशिशें कर रहे हैं, दूसरी जगह पे भी। कितनी बेइज्जती हो रही है उससे, ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना अपमान तो भारत का कभी नहीं हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर भारत की जो साख थी, वो इज्जत थी, वो कुछ और थी। ये नॉन वायलेंट गांधी का देश था, गॉडसे का देश नहीं था। आपने गॉडसे का मुल्क बनाने की कोशिश की तो आज हर एक कोई भारत की तरफ उंगली उठा रहा है। और सरकार चलाने वालों को, बड़े नेताओं को बिल्कुल शर्म वरम नहीं होती है। कैसी कैसी बातें हो रही हैं, लोग हंस रहे हैं इस पर। जिसने कॉमेडी सर्कस में देखा हो तो वैसा ये इन लोगों की बातें सुन ले, उसकी हंसी छूट जाएगी। जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के परेशान है, सड़कों से परेशान है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। इन बातों की तरफ किसी के कोई ध्यान नहीं है। लोगों के कारोबार बंद पड़े हुए हैं। आप जाकर के व्यापारियों से पूछे, हिंदू समाज की व्यापारियों से पूछे, क्योंकि मुसलमानों के पास तो कुछ है नहीं, वो तो मजदूर हैं। काम धंधा मिल जाता है तो दिन भर का कमा लाते हैं, वरना फिर जो हिंदू समाज के व्यापारी हैं वो बताएंगे कि क्या हालात है कारोबार के। होली पे उनकी दुकानदारी नहीं, ईद पे उनकी दुकानदारी नहीं, दीपावली पे उनके दुकानदारी नहीं, माल भरे पड़े हुए हैं दुकानों में, सामान नहीं बिक रहा है। ये हालात उनके हैं। चारों तरफ तबाही मचा के आपने 10 साल के अंदर रखी है। और अब आप झूठ बोल रहे हैं। अडानी अंबानी डाकू हैं ये लोग। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने तमाम बातें खोल दी हैं, साफ कर दी हैं। उसकी जांच रिपोर्ट जिस दिन आएगी पता चलेगा कि किस तरह से फर्जी कंपनियां बना करके इन लोगों ने देश के अंदर डकैती डाली है। अडानी ने किस तरह से जो भारतीय हिंदू स्वयं सेवक संघ के लोग बाहर बैठे हुए उनको फ़ायदा पहुंचाया गया है, जो यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। आप ह्यूस्टन में जाते हैं, वो हाउडी मोडी कराते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं उसके लिए, कौन खर्च करता है? लोग जानते हैं सबको, सब बातें। अब आपने कह ही दिया है कि बोरी भर के टेम्पो में पैसा जाता है, तो आप जवाब दें, बताएं कहाँ है पैसा। और जो आपको ये जानकारी कैसे कि टेम्पो पर पैसा जाता है? क्या आप पैसा टेम्पो से मंगवाते हैं, बोरियों में मंगवाते हैं? अब ये ईडी और इनकम टैक्स वगैरह मालूमात करें। इस पर तो सो मोटो नोटिस खुद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत को ले लेना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए भारत में जो चुनावी नौटंकी चल रही है उसको, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना वोट डालिए। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेआबरू होकर के जाने वाले हैं 4 तारीख को। शुक्रिया आप सभी का।